गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। एमसीएल का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट दे रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन का कलेक्शन तैयार कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन देते जा रहा हूं फ्रेंड्स। वही क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि WCL और ACCL के लिए इंपॉर्टेंट है, एक फार्मूले के तौर पे आपको यूज करना है। और उस जैसे कि मैं यहां पर आपके एग्जांपल के लिए फार्मूले के तौर पर का मतलब बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि यहां पर सपोर्ट से कोई प्रश्न पूछी हुई थी। सपोर्ट से एक तो प्रॉप डेंसिटी पूछी हुई थी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आप कितना प्रॉप लगाओगे, वो प्रॉप डेंसिटी कहलाती है। तो यहां पर सपोर्ट से रिलेटेड और कोई प्रश्न पूछी हुई है, तो जो आपकी रेगुलेशन 1 2 3 स्कैम्प थी, स्कैम्प का जो वीडियो है मिश्रा सर माइनिंग क्लास में अपलोडेड है, उसको आप देख करके उसकी पूरी रिवीजन कर लीजिए। लेकिन बोलना होगा स्कैम्प रेगुलेशन 123 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, रेगुलेशन 123 ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास। तो आपकी उसकी कीवर्ड और की नंबर केवल 10 से 11 शब्द केवल आपको दिमाग में रखना होगा, और अब उसका आप जो है विस्तार से आंसर दे सकते हैं। ठीक उसी तरह से 124 जो 124 है वो सेटिंग ऑफ सपोर्ट है, वो उसमें जो आपके आए हुए हैं कीवर्ड और की नंबर, उसको आपको दिमाग में रखनी है, जो कि आपकी मिश्रा सर माइनिंग क्लास में ऐसे ही बोलने से मिल जाएंगे। सेटिंग ऑफ सपोर्ट ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से आप जो सपोर्ट की जो प्रश्न आई हुई थी उसको क्लियर करके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि प्रॉप डेंसिटी के अलावा और क्या प्रश्न आया हुआ था रूट बोल्ट को छोड़ करके। तो ये आप इस तरीके का जो सपोर्ट पॉइंट आई है उसके जो एलिब्रेट करके आपको रखनी है, ये एक आपको फॉर्मूले के तौर पर आपको दिखाई दे रही है कि सपोर्ट से प्रश्न आई है तो उसको जो की वर्ड और की नंबर जो आपके WMCL में आए हुए हैं वही से रिलेटेड आपका समझिए कि आना है WC और ACCL में। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे। कल की दोनों वीडियो जो 61 नंबर 61 नंबर तक अपलोडेड हो चुकी थी, उसका आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, अपना क्या सही है क्या गलत है उसको आप रिवाइज कर लिए होंगे। अभी मैं 62 नंबर तक का क्वेश्चन, 62 से लेकर 73 तक का क्वेश्चन को मैं आपके सामने ला रहा हूं, ओवरमैन और माइनिंग सरदार के कैंडिडेट। चलिए मैच करिए कि मेरी कौन सी सही है कौन सी गलत हुई है। जो लोकोमोटिव वाली प्रश्न थी जिसमें यह पूछा हुआ था कि ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए, तो CMR 100 का 2 सब रेगुलेशन में दिया हुआ है कि जो लोकोमोटिव की ग्रेडियंट होगी वो 1/15 से अधिक नहीं होगी। कहने का मतलब कि 1/16 आप रख सकते हैं, 1/17 आप रख सकते हैं, लेकिन 1/14 आप नहीं रख सकते। ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप आंसर दिए ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कहता है, विच ऑफ लो एक्सप्लोसिव, यानी कि जो आपको ऑप्शन A B C D 4 ऑप्शन दिए उसमें से कौन सी एक्सप्लोसिव लो एक्सप्लोसिव के है। उसमें ऑप्शन ए दी हुई है आपकी ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, GP यानी कि गन पाउडर, EMU यानी इमल्सन, और SLU मतलब कि स्लरी एक्सप्लोसिव। तो आपको ये पता होगा, मेरी पूरी वीडियो आपको एक्सप्लोसिव की अपलोडेड है यूट्यूब में, तो उसमें जो है गन पाउडर आपका आंसर राइट होगी जो कि लो एक्सप्लोसिव है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 में, क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल ANFO का कंपोजिशन, राइट कंपोजिशन क्या होता है जिस पर कि उसकी इंटेंसिटी रॉक को ब्रेक करने की सबसे ज्यादा मैक्सिमम रहती है। तो यहां पर 96% आपको अमोनियम नाइट्रेट, और जो फ्यूल ऑयल डीजल ऑयल जो होती है वो 4% होती है। तो ये वाली ऑप्शन को आप टिक लगाए होंगे, 96 + 4% वाली। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ नॉट ओरिजिन ऑफ कोल, कोल का उत्पत्ति कौन सा थ्योरी नहीं बताता है। तो उसमें आपके ऑप्शन दिए हुए थे इंसिट्यू थ्योरी, बीम थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी,
और ऑप्शन दी हुई थी। तो आप जहां तक है जानते हैं कि इंसिट्यू थ्योरी और जो ड्रिफ्ट थ्योरी है वो आपकी कोल की ओरिजिन को बताने वाली थ्योरी है। बीम थ्योरी जो है, जो आप रूफ रॉक जो डिफरेंट लेयर में पाए जाते हैं वो एक बीम की तरह बिहेव करते हैं, और रूफ बोल्ट जब आप डाल करके उन अलग अलग बीम को एक साथ कॉम्पैक्ट करके मजबूत बनाने का काम करते हैं, तो वो जो थ्योरी है रूफ बोल्ट की थ्योरी बीम थ्योरी पर काम करती है। तो यहां पर ऑप्शन जो बीम थ्योरी होगी वो एक्सप्लेन नहीं करती है कोल के ओरिजिन को, तो आप बीम को आप टिक लगाए ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। क्या कहता है? कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ के ये आपके एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। बॉयल्स नामक साइंटिस्ट ने, आप 11th 12th में भी पढ़े होंगे, साथ ही जो डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, और आपको ये दिमाग में रखी ही होगी कि बॉयल्स लॉ कहता है स्थिर ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, और प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन बताने वाली लॉ है उसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो इसमें कांस्टेंट क्या होगी? प्रेशर नहीं होगी, टेम्परेचर होगी। आप टेम्परेचर को जरूर टिक लगाए होंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। क्या कहता है? विच पर्सन गिव द सिग्नल, इनमें से कौन सा पर्सन है जो सिग्नल देने का काम करता है? तो ये ट्रामर था, इंजन मैन था, और भी ऑप्शन में थे, ऑन सेटर था। तो आप ऑन सेटर को जरूर टिक लगाए होंगे। तो यहां पर आपको ऑन सेटर टिक लगाए ही है। ऑन सेटर का आपको डेफिनेशन और उसकी ड्यूटी भी रीड कर लेनी है, जिसमें पीट बॉटम या इनसेट पर नियुक्त किया गया मैनेजर द्वारा लिखित रूप से वह व्यक्ति जो घंटी देने के लिए, लोल हाविस की देखरेख करने के लिए, लोअरिंग और राइजिंग की देखरेख करने के लिए नियुक्त किया गया रहता है, उसको ऑन सेटर बोलते हैं। तो आप ये जो है एनसीएल के प्रश्न में भी पूछी गई थी, डब्ल्यूसीएल में भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो यहां पर 68 नंबर, इसकी ड्यूटी भी एक बार रीड कर लेनी है। चलिए 68 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सीएमआर 106 से मैं कल पूछा था कि कोई प्रश्न पूछी हुई थी, आपने कमेंट्स बॉक्स में जवाब दिया है। उसी तरह से और जो क्वेश्चन 73 के आगे माइनिंग सरदार या ओवरमैन के एग्जामिनेशन में पूछे हैं वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, उसका कलेक्शन करके मैं तैयार करके रखे रहूंगा, आपकी रिवीजन में मदद मिलेगी, यूट्यूब में अपलोडेड रहेगा। चलिए तो 106 नंबर में पूछी थी, विड्थ ऑफ बेंच, जो हमारी ओपन कास्ट माइन में बेंच की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन शायद दिए हुए थे, ऑप्शंस आप मैच करने का प्रयास कीजिएगा। एक्सकवेटर की जो सबसे बड़ी चौड़ी जो एक्सकवेटर है उसका चौड़ाई प्लस 2 मीटर, दूसरे ऑप्शन में था डंपर की चौड़ाई और उल्टू में 3 मीटर, और जो तीसरा ऑप्शन था बूम का लेंथ, और इसमें चौथा ऑप्शन मैं बना दिया हूं ऑल एबव व्हिचएवर मोर, इनमें से जो अधिक है उतना से कम नहीं होगी। तो यहां पर ये वाली ऑप्शन राइट होगी कि ये जो ऑल एबव यानी कि उपरोक्त में से सभी जो है सही है, तो आपको उसको टिक लगाए होंगे कि जो एक्सवेटर है उसकी चौड़ाई से 2 मीटर से कम नहीं होगी, डंपर की चौड़ाई से 3 गुने से कम नहीं होगी, बूम की लेंथ जिसके आधार पर बेंच की चौड़ाई बताते हैं, तो बेंच की जो ऊंचाई होती है वो हम लोग बूम के लेंथ से डिसाइड करते हैं कि बूम का लेंथ से बेंच का जो चौड़ाई होगा वो अधिक नहीं होगा, तो उससे कम ही होगा। बेंच की ऊंचाई बूम के लेंथ से कम ही होगा, तो ताकि वो मटेरियल को आसानी से उठा के, जिसकी वीडियो मैं अपलोडेड कर चुका हूं। 106 नंबर का जो रेगुलेशन है मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, आप जैसे ही बोलिएगा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास, तो यूट्यूब में वॉइस सर्च करने पर आपको तुरंत निकल के आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। सेफ्टी कमिटी का कल कोई कैंडिडेट मेरे को बताए थे अपने कैंडिडेट में से ही कि सेफ्टी कमिटी की आई हुई थी, सेक्रेटरी कौन होते हैं, लेकिन फिर जवाब आई 2-3 कैंडिडेट मेरे को बताया कि सेफ्टी कमिटी का चेयरमैन कौन होता है, वो उससे पूछा हुआ है। तो सेफ्टी कमिटी जो माइंस रूल 1955 का रूल नंबर जो 29 टी है, जिसमें कंपोजिशन की बात करता है, तो उसमें जो है चेयरमैन मैनेजर होते हैं,
और उसके साथ ही 5 जो है मैनेजर द्वारा ऑथराइज किए हुए ऑफिसर्स होते हैं और 5 जो है मिनिमम 5 जो है ट्रेड यूनियन द्वारा सजेस्टेड किए गए मेंबर्स होते हैं। तो मिनिमम टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है 13 होते हैं। तो इस तरह से इनको कीवर्ड को आप दिमाग में रखे होंगे, कॉपी में लिख करके सजा करके रखना है और साथ ही जो है मेरे यूट्यूब को चैनल को पूरी वीडियो को फॉलो करना है। डेली जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास भी नहीं निकाल लेते, तब तक मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। एंकरेज टेस्टिंग ऑफ रूफ बोल्ट। जो हम लोग रूफ बोल्टिंग सीमेंट से जो रूफ बोल्टिंग करते हैं, सीमेंट ग्राउटिंग वाली या फिर रेजिन कैप्सूल वाली बोल्टिंग करते हैं, तो उसका प्रश्न में पूछा हुआ था कि कितनी परसेंटेज का एंकरेज टेस्टिंग करनी रहती है। तो ऑप्शन जो दिया हुआ था उसमें से राइट आंसर जो होगी 10% से कम नहीं आप करेंगे। 10% का मतलब क्या होता है कि अगर आज आप 12 बोल्ट लगाए हैं अपने फेस में, तो कल जो है 24 घंटे बाद आपकी जो एंकरेज टेस्टिंग होगी उसमें से 10% से कम आपको उसका जांच नहीं करते। तो 12 बोल्ट का 10% क्या होगा, 1.2 होगा। 1.2 बोल्ट का टेस्टिंग कल आप कैसे करिएगा 24 घंटे बाद, तो आपको 2 बोल्ट, 1.2 कहने का मतलब कि 1 बोल्ट और 0.2 तो नहीं कर सकते, तो 2 बोल्ट का आपको एंकरेज टेस्टिंग करनी है, जो कि वो 24 घंटे बाद 8 टन से कम लोड नहीं लेनी चाहिए जब सीमेंट ग्राउटिंग रूफ बोल्ट करते हैं। उसी तरह से आधे घंटे बाद भी आप टेस्ट करते हैं और 2 घंटे बाद भी टेस्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं, जो डिजीमस सर्कुलर में दी हुई है। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सेंटरिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। तो सिंकिंग शाफ्ट में जो सेंटरिंग करने के लिए या इससे संबंधित जो प्रश्न आई थी उसमें अगर ऊपर नीचे होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिएगा। मैं इसका क्वेश्चन जनरेट किया हूं, जो कैंडिडेट बताए हैं उसके अनुसार से। इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सेंटरिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। सिंकिंग शाफ्ट में जो सेंटरिंग करने का जो इक्विपमेंट उपयोग में लाया जाता है वो कौन सी होती है। फिश प्लेट होती है, तो फिश प्लेट जोड़ने के काम में आती है। स्केलेटन रिंग को, ब्रिक्स जो कि परमानेंट लाइनिंग करने के काम में आती है। स्केलेटन रिंग जब आप लोग टेम्पररी लाइनिंग करते हैं तो एक पेरीफेरी के चारों ओर हम लोग जो है स्केलेटन रिंग लगाते हैं और उस स्केलेटन रिंग के सहारे 1.5 मीटर के इंटरवल हुक्स लगाते हैं और हुक्स के सहारे, जो कि किस स्ट्रक्चर का होता है, जो हुक्स होती है इस स्ट्रक्चर का होता है, और इस हुक्स के सहारे एक स्केलेटन रिंग यहां पर बैठती है और दूसरी स्केलेटन रिंग यहां पर बैठती है, और इसके साथ इस स्केलेटन रिंग के पीछे में हम लोग जो है वुडन प्लैंक जो है लगाते हैं और वुडन प्लैंक सटा करके लगा करके उसके पीछे वेजेस से उसको टाइट करते हैं। तो ये टेम्पररी लाइनिंग करने की व्यवस्था है। जब हार्ड रॉक पहुंच जाती है तो उसके कुछ नीचे तक आप जो है सिंकिंग करके उसके बाद जो है परमानेंट लाइनिंग चालू करते हो, जिसमें ब्रिक्स का वॉलिंग तैयार करते हो, और ये जो टेम्पररी लाइनिंग किए रहते हो उसको खोलते हुए बाहर करते जाते हो। तो इसमें प्लम्ब बॉब का सेंटरिंग करने के लिए, सिंकिंग शाफ्ट में प्लम्ब बॉब का सेंटरिंग करने के लिए यूज करते हो। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपकी 71 के साथ जो है 72 नंबर दी हुई थी। तो मैं 72 नंबर की चर्चा कर दिया कि इस पर कोई और प्रश्न प्रॉप डेंसिटी के अलावा जो है प्रश्न पूछी हुई थी सपोर्ट पर। वो सपोर्ट पर प्रश्न क्या थी वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, मैं उसका आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। क्या कह रहा है कि परमिशिबल वर्किंग हाइट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान में जो परमिशिबल वर्किंग हाइट होती है वो कितनी लिखी होगी। तो कोल माइंस रेगुलेशन 111 ट्रिबल 1 जिसकी वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जैसे ही करिएगा डेवलपमेंट वर्क ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास रेगुलेशन 111, तो आपको तुरंत वो वीडियो का कीवर्ड और की नंबर निकल के आ जाएगी, जिसमें मैं याद करने का तरीका, एक जो टेबल दी हुई है बड़ी सी टेबल जिसमें आपको गैलरी की चौड़ाई और सरफेस से कोयले सीम की गहराई के आधार पर सेंटर टू सेंटर पिलर का साइज आप निर्धारित करते हैं। फिर भी मैं यहां पर दोबारा जो है आपके सामने उसको समझाने यानी याद कराने का प्रयास कर रहा हूं फ्रेंड्स। चलिए तो ये तो आपने 111 के तहत 3 मीटर से अधिक वर्किंग हाइट नहीं होनी चाहिए, ये आप तो याद रखना ही है। साथ ही जो गैलरी की अधिकतम चौड़ाई होगी वो 4.8 मीटर से अधिक नहीं होगी, और उसकी जो शेप रहती है, तीसरा जो कीवर्ड है उसका शेप, यानी कि जो हमारी
पिलर होती है, पिलर की शेप साधारणतः जनरली रेक्टेंगुलर रखने का काम करते हैं। तो ये 3 कीवर्ड आपको रेगुलेशन 111 से तो याद रखनी है, लेकिन जो आपको ये जो टेबल है उसको याद रखने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं, वीडियो में अपलोडेड है, फिर से मैं आपको याद कराने का प्रयास कर रहा हूं कि टॉप में जो आपको दी हुई है, कितने कॉलम दी हुई है, जिसमें 3 मीटर से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 3 मीटर गैलरी की चौड़ाई होने पर, दूसरा कॉलम जनरेट करता है 3.6 मीटर से अधिक नहीं होने पर दूसरी कॉलम जनरेट करती है, कॉलम यानी कि ए वाली, और तीसरा कॉलम जनरेट करता है 4.2 मीटर से अधिक नहीं होने पर गैलरी की चौड़ाई क्या होनी चाहिए, और ये जो चौथा कॉलम है वो आपको जनरेट करता है 4.8 मीटर से अधिक गैलरी की चौड़ाई नहीं होने पर क्या होना चाहिए पिलर का साइज। तो ये 4 कॉलम आपको तैयार हो रहे हैं, याद रखिए ये 4 कॉलम तैयार हो रहे हैं जिसमें आपको गैलरी की चौड़ाई की जिक्र की गई है और सरफेस से गहराई की जो जिक्र की गई है, जिसमें से 6 रो आपको याद रखनी है, 6 रो याद रखनी है। तो मैं रो में अगर चर्चा करूं तो जो 1 नंबर की रो है वो 60 मीटर से कम गहराई के लिए है, दूसरा जो रो है वो 60 से 90 मीटर की गहराई के लिए है, तीसरा रो जो है 90 से 150 मीटर गहराई के लिए है, चौथा रो जो है, जो अपना चौथा रो है 150 से 260 मीटर की गहराई के लिए है, और पांचवा रो जो है 240 से 360 मीटर गहराई के लिए है। अगर मैं छठवें रो की बात करूं तो वो है 360 मीटर से अधिक गहराई के लिए। तो ये तो आप प्रैक्टिस से याद करेंगे ही, लेकिन जो मेन आपको प्रश्न में पूछी जानी है WCL और ACCL के एग्जामिनेशन में, वो आपको सेंटर टू सेंटर पिलर की साइज पूछेगी। तो सेंटर टू सेंटर पिलर की साइज याद रखने की ट्रिक आपको मैं दे रहा हूं, जिसमें आपको ये जो पहली कॉलम है उसको आप याद रखिए, जिसमें 3 मीटर से अधिक नहीं गैलरी की चौड़ाई होने पर पहला जो है 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 12 मीटर से, जब सबसे छोटी जो पिलर की साइज रेगुलेशन 111 में दी हुई है वो 12 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए सेंटर टू सेंटर पिलर की साइज। तो ये 12 मीटर को अधिक याद रखना है। और एक आपको याद रखनी सबसे लास्ट वाली जो कि 360 मीटर से अधिक डेप्थ है और गैलरी की चौड़ाई 4.8 मीटर से अधिक है, तो 48 मीटर 48 मीटर से अधिक पिलर की सेंटर टू सेंटर नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई नहीं, सेंटर टू सेंटर उससे कम नहीं होनी चाहिए, 48 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 48 और 12 से रिलेटेड प्रश्न आपके ACCL और WCL के एग्जामिनेशन में जरूर पूछी जाएगी। तो ये आप 12 मीटर और 48 मीटर चलिए याद रख लिए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पिलर की साइज जो रेगुलेशन 111 में दी हुई है। अब आपको याद रखनी है 3 मीटर से अधिक के लिए, जिसमें दूसरा रो और पहला कॉलम में आपको मैं पहला कॉलम को याद कराने का प्रयास करता हूं। तो 12 के बाद 13.5 मीटर, 13.5 मीटर के बाद 16.5 मीटर, और 16.5 मीटर के बाद 22.5 मीटर, 22.5 मीटर के बाद 28.5 मीटर, 28 से 39 मीटर। तो ये आप पहला कॉलम आप याद रखिए, और इनके बीच का डिफरेंस आपको किस तरीके से याद रखना है, आप चलिए याद रख लिए हैं कि 12 मीटर, 13.5 मीटर, 16.5 मीटर, 22.5 मीटर, 28 मीटर, 39 मीटर, इस तरीके से आप पहला कॉलम को याद कर लिए। अब यहां पर जो आपको सेकंड और थर्ड और फोर्थ कॉलम को जो जनरेट करनी है उसका मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप जो पहली कॉलम के लिए, पहले रो के लिए आप जो डिफरेंस याद रखते हैं वो 3 3 1.5 का याद रखिए। दूसरे के लिए, दूसरे रो के लिए आपको याद रखना है 3 3 1.5। तो सिंपल है, दोनों में डिफरेंस मतलब दोनों सेम सेम है, पहला रो और दूसरा रो, पहला रो 3 3 1.5, दूसरा रो भी 3 3 1.5। बड़ा आसान है, याद हो गई होगी। यानी 12 में आप 3 जोड़िए 15 मीटर आएगी, 15 में 3 जोड़िए 18 मीटर आएगी, 18 में जोड़ दीजिए 19.5 मीटर आएगी। ठीक उसी तरीके से 13.5 में दूसरे रो के लिए भी आपको 13.5 अगर याद रखते हैं तो 3 3 1.5 जोड़ दीजिए और आपकी आ जाएगी सेकंड रो। तो 13.5 में 3 जोड़ दीजिए 16.5 आएगी, 16.5 में 3 जोड़ दीजिए 19.5 आएगी, 19.5 में 1.5 जोड़ दीजिए 21 मीटर आ जाएगी। ये बॉक्स में आपको भरना है और बॉक्स में भर करके कॉपी में बना करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स देने का प्रयास कीजिए, फोटो भी भेज सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं जो थर्ड रो होती है। थर्ड रो बहुत ही सिंपल है, थर्ड रो और सिक्स्थ रो तो आप इजीली आप याद कर रख सकते हैं, जिसमें डिफरेंस कुछ नहीं है,
333, थर्ड रो में 333 और सिक्स रो में 333। तो बड़ा सिंपल सा है, 333 का डिफरेंस याद रखना है और 16.5 आपको याद रखनी है। 16.5 और ये 39, तो 16.5 में 3 आप जोड़ते हैं तो 16.5 में 3 जोड़िएगा 19.5 होगी, 19.5 में 3 जोड़िएगा 22.5 होगी, 22.5 में 3 जोड़िएगा 25.5 होगी। तो ये थर्ड रो भी 333 के डिफरेंस से आप याद कर लिए। अब आते हैं आखिरी रो में, ये बीच वाली दो रो को मैं अभी छोड़ रहा हूं, जो कि आखिरी रो जो भी है 39 में आपको 333 का प्लस करना है। 39 में आप 3 प्लस करते हैं तो 39 3 42 होती है, 42 3 45 होती है, 45 3 48 होती है। तो इस तरीके से आप 360 मीटर से अधिक गहराई वाले के लिए आप 333 का डिफरेंस याद रखते हुए आप याद कर लीजिए। वो अब यहां पर मैं आता हूं जो आपकी कौन सी रो, 1 2 3 4 चौथी रो है। चौथी रो को डिफरेंस याद रखने के लिए जिसकी स्टार्टिंग 22.5 मीटर से होती है, तो 22.5 मीटर से ये स्टार्ट जो होती है उसका डिफरेंस थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन आप याद रख सकते 354 का डिफरेंस है। 354 का डिफरेंस करने मतलब 22 में 3 जोड़ दीजिए, 22.5 में 3 जोड़ दीजिए 25.5 आएगी, 25.5 में 5 जोड़ दीजिए 30.5 होगी, 30.5 में 4 दो दीजिए 34.5 होगी। ये बॉक्स में आप भर सकते हैं और ऐसे प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक उसी तरीके से जो चौथी कॉलम है उसका तो पहला वाला आप याद कर चुके हैं, 28.5 है। 28.5 में आपको क्या जोड़ना है, 6 5 6 जोड़नी है। वैसे यहाँ पर 5.5 होनी चाहिए लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं जो है 6 डिफरेंस रख दिया हूं। तो 6 5 6 को करने के लिए आप 28.6 जोड़ दीजिए 34.5 होगी, 34.5 में 5 जोड़ दीजिए 39.5 होगी, 39.5 में 6 जोड़ दीजिए तो आपको 45.5 होगी। तो इस तरीके से आप यहां पर जो है आपने देखा कि इस बॉक्स में कैसे भर करके सेंटर टू सेंटर जो पिलर की चौड़ाई है उसको निकाला जाएगा, जो WCL और ACCL के एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही मददगार साबित होगी। फ्रेंड्स चलिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो थैंक यू। अगले वीडियो में 73 नंबर के बाद से आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे उसका सॉल्यूशन को मैं देने का प्रयास करूंगा फ्रेंड्स। और आपके जो WCL और ACCL के लिए यही फार्मूले जो एलोबरेट करके आपको मदद पहुंचाएंगे, याद रखने में सहायता पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।